फिरोजाबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिनके पास से 2 तमंचे और लूट की 9 मोटरसाइकिल्स बरामद की गई है। मामला फिरोजाबाद के थाना पचोखरा का बताया गया है, जहां पर पुलिस ने यह खुलासा करते हुए बताया है और सभी को जेल भेज दिया गया है। बढ़ते आगे, कोरोना काल के बीच योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 12 लाख से अधिक पेंशनरों को डीआर का लाभ भी मिलेगा। बता दें कि राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को अगले 7 महीने में 3 बार महंगाई भत्ते के साथ ही एक सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। अगले महीने यानी कि जुलाई में 11% महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। इससे सरकारी खजाने से 3000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त भार है सरकारी खजाने पर यह पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक जुलाई में ही 3% सालाना वेतन वृद्धि का भी लाभ मिल सकता है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर, आने वाले समय में सरकार उन्हें एक बड़ी राहत दे सकती है। 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को यह फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के लिए सभी सियासी दल तैयारी में जुटे हुए हैं। यहां पर सपा छोटे दलों से गठबंधन की राह पर है, तो वहीं भाजपा अपने संगठन और सरकार को दुरुस्त करने में लगी हुई है। लेकिन इसमें भी भाजपा की तरफ से लगातार जो कोशिश है वो तेज की गई है। आज कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में अनिल यादव ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है और अनिल यादव कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक के पति है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अनिल यादव से खास बातचीत भी की। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अनिल यादव ने आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दामन थाम लिया। पंखुड़ी पाठक के पति है और समाजवादी पार्टी में बड़े नेता माने जाते थे। अनिल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस आज विपक्ष की भूमिका में है, किन मुद्दों को लेकर आज आप कांग्रेस जाएगी? देखिए, यदि कांग्रेस की बात की जाए और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो आज जब उत्तर प्रदेश में जिस वर्ग के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी खड़े नजर आते हैं। जनता ने विपक्ष की भूमिका में बहुत लोगों को रखा, लेकिन विपक्ष का जो सही कर्तव्य है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथ जुड़कर मुझे आम जनता की आवाज उठाने का मौका मिलेगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार से प्रश्न करने का मौका मिलेगा और राजनीति में होने के नाते सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। आप उस दल में रहे हैं जिस दल की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, तो कांग्रेस को किन बातों से सबक लेने की जरूरत है? क्योंकि स्थिति कांग्रेस की क्या है पूरा देश जानता है। 6 विधायक है उत्तर प्रदेश में, 1 सांसद है, कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें नंबर महत्वपूर्ण नहीं होता। यही भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में नंबर गेम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, केंद्र में सरकार में, प्रदेश में सरकार है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी जो 2 सीटों तक सीमित थी। तो ये कहना कि सीटें ही डिसाइड करेंगी, मुझे लगता है जिस हिसाब से कार्य आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे अनिल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, आज कांग्रेस में आए हैं, निश्चित तौर से कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में जिस तरीके का संघर्ष कांग्रेस का रहा है, निश्चित रूप से और लोगों की कांग्रेस में आने की संभावना बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के गठन के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पड़े कई पदों पर निर्वाचन के लिए आज मतदान हुए। प्रदेश के 73 जिलों में बने मतदान केंद्रों पर शनिवार 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो कि शाम 6 बजे तक चला। ललितपुर और कासगंज को छोड़कर हर जगह पर मतदान हुआ। प्रदेश में इस बार के जो उपचुनाव हुए उसके लिए 8,321 मतदान स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, प्रबंधन किया गया था। साथ ही कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए भी विशेष तौर पर उपाय के लिए निर्देश दिए गए थे। आज मतदान के बाद 14 जून को अब मतगणना होनी है। जिला पंचायत सदस्यों की 6 संख्या थी जहां पर यह उपचुनाव हुआ।
पंचायत के 137 पद, ग्राम पंचायत 14,179, पंचायत सदस्य 137। गाजापुर जिले में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिले में निर्माणाधीन पैकेज 6 का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री सतीश महाना ने यह कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कार्य ओवरऑल 90% तक पूरा हो चुका है और जून तक पूरा करते हुए जल्द ही इसे लोगों के लिए भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी अब दूसरे प्रदेश की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आला हाईकमान से मुलाकात की है, तो वही कयास ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। वही संगठन और मंत्रिमंडल को लेकर वार्ता का दौर लगातार जारी है। इसे लेकर हमारे संवाददाता हैदर अली ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से भी खास बातचीत की। गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जो हमेशा से उत्तर प्रदेश के अंदर एक रसूख रख चुके हैं अपना, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, समय समय पर गाजियाबाद की समस्याओं से उनको अवगत कराते रहे हैं। मैं लेकर चलता हूं गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी के पास। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। उठापटक चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, विभाजित की खबरें आ रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई उठापटक नहीं चल रही है। सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, 6 महीने बाद चुनाव है तो हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है और जहाँ जहाँ उसको लगता है कि भाई यहाँ और ध्यान देने की आवश्यकता है वहाँ ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी और संगठन और सरकार सब मिलके माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान में रख के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हुआ है और जिस प्रकार से प्रदेश की हमने सेवा की है, निश्चित रूप से हम ये चुनाव भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। क्या ऐसा माना जा सकता है कि गाजियाबाद में किसी को मंत्रिमंडल में दोबारा से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं और गाजियाबाद से माननीय अतुल गर्ग जी हमारे प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, मंत्री हैं। केंद्र में जनरल डॉक्टर वीके सिंह साहब हमारे केंद्र में मंत्री हैं और बाकी सरकार और संगठन के लोग इसमें बेहतर टिप्पणी वही कर सकते हैं। मैं शायद इसके टिप्पणी करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के लोकप्रिय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जो एक समाज सेवी भी हैं, लगातार समस्याओं को देखते हुए लगातार एक्टिव भी रहते हैं। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। नोएडा में विद्युत व्यवस्था का हाल जानने के लिए ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा पहुंचे। सेक्टर 58 स्थित बिजली घर का निरीक्षण उन्होंने किया। इसके साथ ही नोएडा समेत एनसीआर को कटौती मुक्त रखने के निर्देश भी दिए गए और कहा कि एमडी पश्चिमांचल खुद एनसीआर के क्षेत्रों की सघन मॉनिटरिंग करें। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद सभी पार्टियों ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। ऐसे में तमाम आवेदकों ने जिला ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष के लिए आवेदन लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय ये सभी पहुंचे और अखिलेश यादव ने सभी से आवेदन लिया और उनसे मुलाकात की। सपा एमएलसी सुनील साजन ने यह बताया कि प्रदेश में फिर से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ही होंगे। बीजेपी अब बीडीसी और प्रधानों को धमका और जबरन समर्थन देने के लिए उन पर दबाव बना रही है, लेकिन पंचायत चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और फिर से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनको नकारने जा रही है। पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने बहुत बड़ा भरोसा समाजवादी पार्टी पर और पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन पर जताया है। बड़ी संख्या में पार्टी के मेंबर जीत करके आए हैं।
भाजपा कहीं 2 जीती है, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 9, इससे ज्यादा कहीं नहीं जीत पाई। अब भाजपा दावा कर रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ी संख्या में जीत लेंगे, ब्लॉक प्रमुख जीत लेंगे। तो आखिर कहां जीतेंगे जब आपकी संख्या ही नहीं है, आपके प्रत्याशी हार गए। अब आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्यों को धमकाया जा रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो जब जनता से भाजपा हार गई तब डीएम, कप्तान और थाने से चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन इसका भी करारा जवाब समाजवादी पार्टी देगी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची और संयुक्त जिला अस्पताल सीतापुर गौरीगंज में बने ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके बाद टिकरिया के पास बने पोस्ट कोविड परामर्श केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। बता दें कि स्मृति ईरानी सुबह करीब 10:15 बजे अमेठी के जगदीशपुर कस्बे में पहुंच गई थी और उनके साथ काफिले में महज 2 गाड़ियां ही थी। इसके अलावा उनके साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, पूर्व विधायक तेजभान सिंह और उनके निजी सचिव विजय गुप्ता मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पैदा हुए हालात को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय नागरिक नहीं बल्कि राजनीति प्राथमिकता है और उन्हें सिर्फ अपने प्रचार की ही चिंता रहती है। सरकार से सवाल करने की अपनी श्रृंखला में जिम्मेदार कौन के तहत प्रियंका ने एक बयान में यह भी दावा किया है कि पूरी दुनिया ने यह देख लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी शासन करने में सक्षम नहीं है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के बीच कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए सड़क पर उतर गए। ब्रजेश पाठक राजधानी की जर्जर सड़कों का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे और जर्जर सड़क और जनता के लिए परेशानी बने गड्ढे देख कानून मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने अफसरों को 15 जुलाई तक खराब सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए निर्देश दिए। उनको देखने के लिए हम हमारे साथ में नगर आयुक्त महोदय और जल निगम के महाप्रबंधक और उनके इंजीनियर का प्रोजेक्ट मैनेजर उनको कहा गया कि शीघ्र से शीघ्र काम समाप्त करें और फिर अफसोस के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आज अखबारों में भी आया था, इसलिए हम लोग निरीक्षण में आए। फरवरी माह में भी निरीक्षण किए आए थे। इन लोगों ने उस समय की मांग की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण काम बंद हो गया था। अब काम तेजी से करेंगे और समय सीमा में समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से 2 सदस्यों को हटा दिया गया है। हटाए गए सदस्यों का नाम डॉक्टर प्रीति पांडे और जिया सिंह बताया गया है। डॉक्टर प्रीति पांडे ने अपने पति आशीष पांडे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ही उन पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ट्वीट करने पर 2 रुपए मिलने से संबंधित एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और इस मामले में कानपुर पुलिस ने यूपी सूचना विभाग के लिए काम करने वाली कंपनी के कर्मचारी और प्रीति पांडे के पति आशीष पांडे और उनके साथ हिमांशु सैनी को गिरफ्तार किया। कोरोना संक्रमण के चलते भूमाफिया और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। इसी क्रम में बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सारी अवैध संपत्ति को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो वही अब अतीक अहमद के इंटर स्टेट गैंग के खिलाफ भी प्रदेश की योगी सरकार सख्त हो गई है। बचे हुए इंटर स्टेट बैंक के सदस्यों की एक अवैध संपत्तियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को धूमनगंज पुलिस ने अतीक के खास जुल्फिकार उर्फ तोता की अवैध रूप से अर्जित की गई 70 बीघा प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने वहां पर जिला अधिकारी के नाम पर नोटिस बोर्ड भी टंगवा दिया।
कानपुर देहात के गांव रतिनियापुर में एक बकरा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक बकरे की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई जा चुकी है और लेकिन बकरे का जो मालिक है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए इसके मांग रहा है। दरअसल गांव में आए एक फकीर ने बकरे को देखकर ये कहा कि ये बकरा कीमती है, इसके पेट के दोनों तरफ अल्लाह लिखा हुआ है। इसके बाद मालिक बकरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा और बकरे का नाम बट्टू रख दिया गया। लेकिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और सभी बट्टू को देखने के लिए आने लगे। वही बट्टू को लेकर विदेश तक अब चर्चा होने लगी। ऐसे में सऊदी अरब सहित अन्य देशों के लोग बकरे की कीमत 1 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, पर किसान ने अपने बकरे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए मांगी है। आज भी लोग बकरा खरीदने के लिए शिव कुमार के घर पहुंच रहे हैं। में खास क्या है जो चर्चा के विषय बना हुआ है? अल्लाह कैसे लिखा, कहाँ लिखा उसके दोनों तरफ पेट पे। कहाँ के लोग आते हैं बकरे को लेने के लिए? पार्टी तो एक दुबई महाराष्ट्र का दलाल, एक वो ये देखो कई हाँ मेहंदीपुर बालाजी की पार्टी। आपको कैसे जानकारी हुई इसमें? ये हमको एक फकीर द्वारा आपको बताया? 13 दिन का बच्चा था बकरा। मेरा बकरे का नाम क्या है? बट्टू। बट्टू नाम से जानते हैं उसे। 1 करोड़ रुपए लग चुका, 1.25 की मांग थी। ये जो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहा है। बांदा के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सामान्य कोटे से हुई 16 प्रोफेसरों की नियुक्ति में 11 एक की जाति के होने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद अब नियुक्ति में धांधली के आरोपों की जांच विशेष सचिव कृषि BS यादव को सौंपी गई है। आपको बता दें कि बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 20 प्रवक्ताओं की सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की है। नियुक्ति का परिणाम 1 जून को घोषित किया गया। घोषित परिणाम में 18 सामान्य वर्ग और 2 EWS कोटे की नियुक्तियां बताई गई थी। 15 पद भर्तियों में से 11 पदों पर सामान्य वर्ग में एक ही जाति विशेष यानी कि ठाकुरों का चयन किया गया है। बाकी 4 पदों में से 1 OBC, 1 अनुसूचित जाति, 1 भूमिहार और 1 मराठी समुदाय का अभ्यर्थी है। और अब नियुक्त 15 प्रवक्ताओं में 11 ठाकुर भर्ती किए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया। बिजनौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर का पैसे मांगने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में डॉक्टर डिलीवरी पेशेंट से पैसे मांग रहा है। डिलीवरी के लिए 7,000 से 8,000 रुपए मांगे जाते हैं और अगर डिलीवरी पेशेंट रुपए ना दे तो उसे डॉक्टर डिलीवरी नहीं करते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को दर-दर की ठोकरी भी खानी पड़ती है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग जो कि बड़े बड़े दावे करता है, क्या वो सारे दावे सिर्फ कागजी है, जुबानी है? और अगर नहीं है तो फिर ये वीडियो आखिरकार सामने क्यों आया है? तो इसकी डिलीवरी नहीं होगी? डिलीवरी क्यों नहीं होगी? लेकिन बहुत सुरक्षित तरीके से करने में दवाई भी बहुत ज्यादा। सुरक्षित करेगा कौन? करोगी तो आप ही। मैं तो ये तो समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहे मेरी बात। तो सुरक्षित करेगा कौन? करोगी तो आप ही। ज्यादा लगते हैं। क्या लगता है ज्यादा? 7-8 बलिया में सफाजद ने नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खुला है। दरअसल जेई समीम और ठेकेदार ने नल, कूप और ट्यूबवेल लगवाने में जमकर भ्रष्टाचार किया। घटिया मटेरियल का प्रयोग करते हुए सरकारी पैसे का खेल किया गया और जब सभासद ने इसका विरोध किया तो जेई और ठेकेदार ने मिलकर सभासद को 10,000 रुपए की घूस देनी चाहिए। सभासद ने घूस में पैसे का जो पैसे आ रहे थे उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। इसके अलावा पैसे देने आए व्यक्ति को पैसा लौटाकर काम रोकने के लिए भी कहा गया। सभासद ने यह बताया कि नगर पालिका के ईओ और एनपीसी के इशारे पर यह काम चल रहा है। नहीं, हमको ये जानकारी नहीं है। जानकारी आप जितना काम कर रहे हैं उतने का ही हम पैसा ले रहे हैं। अच्छा, पैसा एस्टीमेट कितने का भी हो उसे मतलब नहीं। एस्टीमेट मान लीजिए 50 लाख का है। हाँ। लेकिन अगर हम उसको तो ये हमारे यहाँ ही लिया जा रहा है या और जगह भी लिया जा रहा है? नोटेड है ना? नहीं, हमको ये जानकारी नहीं है। जानकारी आपको नहीं? साहब को जो है। ये पैसा किसने भेजा है? ये जो है साहब ने। कौन साहब? जिससे आपकी बात हुई थी। ये जो यहाँ के ठेकेदार हैं जितना काम कर रहे हैं उतने का ही हम पैसा ले रहे हैं।
शराब व्यापारी संजय केडिया पर जानलेवा हमले के पुराने मामले में पूर्व बीएसपी एमएलसी रामू द्विवेदी उर्फ संजीव को देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की फिर से अब जांच कर रही है। दरअसल रामू के खिलाफ गोरखपुर सदर कोतवाली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में मामले की विवेचना कुशीनगर पुलिस को ट्रांसफर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हमला होने का अपराध नहीं पाए जाने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके अलावा युवा समाज सेवी और व्यापारी निकुंज अग्रवाल की पिटाई करते हुए धमकी देने के मामले में भी सुलह कर ली गई थी और इन दोनों ही मामलों की फाइल पुलिस फिर से अब खंगाल रही है। महाराजगंज में मनरेगा में लाखों रुपए के घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर करीब 600 फर्जी जॉब कार्ड को बनाकर लाखों रुपए के घोटाले को किया गया है। मनरेगा में इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद से जिले के प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि विकासखंड घुगली और परतावल में पिछले साल में हुए मनरेगा के काम जो हो चुके थे, जिनकी लागत करीबन 4 लाख से कम थी, उसी कार्य की आईडी को दोबारा से खोलते हुए 600 फर्जी जॉब कार्ड लगाकर लाखों रुपए निकाल लिए गए। सीडीओ गौरव सिंह की जांच में इस फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना एपीओ विनय कुमार मौर्य का नाम सामने आया। एपीओ विनय कुमार मौर्य ने ही फर्जी तरीके से जॉब कार्ड और फर्जी मस्टर रोल को बनाकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया। मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने यह बताया कि विकासखंड घुगली में साल 2018-19 में 3 से 4 कामों की वर्क आईडी थी, जिसमें उस समय कुछ काम हुआ था और कुछ कामों में तय मानक से अधिक का भुगतान किया गया। उक्त में हमने घुगली के जो वर्तमान एपीओ थे वो और 3 कर्मचारी वन विभाग के जो लाइन डिपार्टमेंट था उनके और 2 कर्मचारी घुगली के, उनको सस्पेंड किया था और एफआईआर भी कराया गया है। इस मामले में जब हमने इसको जांच पड़ताल की, हमने पाया कि परतावल में जिन मजदूरों को फर्जी बनाकर भुगतान कराया गया था, सेम मजदूरों को यहां पर भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी 2018-19 की बात है। तो इसमें भी हमने उन मजदूरों को, क्योंकि परतावल में ऑलरेडी हम कार्रवाई कर चुके थे, उसमें उन मजदूरों को भी डिलीट करने के लिए हमने आदेश दे दिया था। और इसके साथ साथ ऐसे वर्क आईडी जो निष्क्रिय हैं, जिन पे कभी काम नहीं हुआ है, उन वर्क आईडी को डिलीट करने के लिए आदेशित कर दिया है। तो अभियान चलाकर उन वर्क आईडी को भी हम डिलीट करा देंगे। घुगली में अधिकतर वो मामले हैं जो उनमें वो लोग संलिप्त हैं जो ऑलरेडी परतावल में जिस पे हम कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अलावा किसी और की संदिग्ध भूमिका लगती है तो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी।